वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देख रहे हैं फिजिक्स और चलिए शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये क्या होता है? द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर क्या होता है? डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। तो मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर हैज़ अ हाइट ऑफ अबाउट 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल होता है। टॉर भी जो है वो प्रेशर का ही वो यूनिट है और पास्कल भी। देखिएगा, मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मर्करी एंड टॉर आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी एंड इन मीटीरियोलॉजी कॉमन यूनिट इज बार एंड मिलीबार। ठीक है, मीटीरियोलॉजी में बार और मिलीबार का यूज़ करते हैं और मेडिसिन और फिजियोलॉजी में मिलीग्राम और मिलीमीटर ऑफ Hg एंड टॉर का यूज़ करते हैं। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ठीक, आगे है द कवरिंग ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बैरोमीटर क्या बताया था? आर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और सडन ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ स्टॉर्म। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर सडन ड्रॉप आता है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉर्म के बारे में बताता है, तूफान के बारे में बताता है। अगला कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का। तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इस मास एंड वॉल्यूम। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? उस सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड का रेशियो। इसलिए ये देखिए, डेंसिटी का रेशियो है, इसलिए क्या होता है? ये यूनिट लिस्ट होता है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर विद इन लिक्विड एट एनी पॉइंट। ठीक है, लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अगर नापना हो तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है, अगर डेप्थ जो है h हो और तो इसलिए उसका फॉर्मूला होगा HdG। ठीक है, P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू HdG, जहाँ पे H जो है वो डेप्थ है और D जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है और G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, तो इसको देखिए, फ्लूइड प्रेशर इज सेम ऑल द पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो लगभग बिल्कुल एक बराबर होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड। आगे है, फ्लूइड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन साइज एंड एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, उससे किसी भी सरफेस की साइज और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो देखिए क्या होता है ये। सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस विच मेक इट टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस पॉसिबल। ठीक है, लीस्ट सरफेस पॉसिबल, मिनिमम एरिया पॉसिबल। इट इज मेजर्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो है SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ऑन इन नेचर, टेम्परेचर एंड मीडियम प्रेजेंट ऑन अनदर साइड ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, जो सरफेस टेंशन होता है किसी लिक्विड का वो उसके नेचर पे, उसके टेम्परेचर पे और जो अदर साइड में जो मीडियम प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन जो है वो उसकी वैल्यू कम होगी। आगे, इट बिकम्स जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। आइडियल फ्लूइड है जीरो सरफेस टेंशन। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ़ द लिक्विड हैज़ नेग्लिजिबल वेट इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर ड्रॉप्स, सोप बबल्स। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है उसके पास अगर नेग्लिजिबल वेट है, बहुत ही कम वेट है, तो उसका शेप जो होगा कम्प्लीटली स्फेरिकल होगा। ठीक है,
जैसे आपकी बारिश की बूंदें हुई, सोप बबल्स हुआ, इसके पीछे क्या है, सरफेस टेंशन का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड वो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो लीस्ट सरफेस पॉसिबल जो है उसको एक्वायर करे, कम से कम एरिया जो है वो कवर करे। तो देखिए अगर वो गोल रहेगा तो इसका एरिया जो है सबसे कम होगा, इसलिए वो गोल आकृति में आ जाता है, स्फेरिकल शेप में आ जाता है। ठीक है, if only surface tension acts on drop, its potential energy will be minimum in with less area। ठीक है, the rain drop will become spherical। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोहेसिव और अधेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सारे मैटर जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए जो कि कोहेसिव फोर्स ये क्या होता है, इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मैटर। ठीक है, कोई एक मैटर है, इसके बीच में ये इसके सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इन सारे मॉलिक्यूल्स में आपस में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। वहीं अधेसिव फोर्स क्या होता है, इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। ठीक है, ये एक मैटर है, साथ में यहाँ पे दूसरा कोई मैटर है। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा अलग अलग मैटर के बीच में, मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो अधेसिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अधेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर बट हायर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल। ठीक है, जो पानी और तेल के बीच में लगने वाला अधेसिव फोर्स होता है वो वाटर के कोहेसिव फोर्स से कम होता है, लेकिन जो तेल के बीच में कोहेसिव फोर्स है, तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब किसी ऑयल के सरफेस पे आप पानी की बूंदें डालते हैं तो वो क्या करता है, वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है। ठीक है, सिकुड़ करके वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है। जबकि इसी कारण क्या होता है कि जबकि एक पानी, यहाँ पे अगर ये पानी है और इसके बीच में आप तेल की ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या होता है कि पतली झिल्ली की तरह, पतली फिल्म की तरह पूरी सतह पे फैल जाती है। इसका रीज़न यही है कि पानी की बूंद तेल की सतह पे स्फेरिकल शेप में इसलिए आती है क्योंकि कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर जो होता है वो जो अधेसिव फोर्स पानी और तेल के बीच में है उससे कहीं ज़्यादा होता है, और तेल जो है वो पानी की सतह पे पूरा फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोहेसिव फोर्स ऑफ जो ऑयल होता है वो ऑयल और वाटर के अधेसिव फोर्स से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कैपिलरी का। ठीक है, कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब विद अ वेरी स्मॉल डायमीटर एंड ओपन एट बोथ एंड। तो टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। ठीक है, तो ये देखिएगा कि लिक्विड विच वेट द ग्लास राइज अप एंड लिक्विड विच डजेंट वेट द ग्लास फॉल डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो पतली ग्लास की दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ ऐसी एक पाइप होती है, बिल्कुल पतली सी, स्मॉल, वेरी स्मॉल डायमीटर की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड इस कांच की ग्लास को ऐसे भिगा देते हैं वो क्या होता है कि इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और जो कांच को नहीं भिगाते हैं जैसे आपका मरकरी हुआ, ठीक है, वो इसमें नीचे की ओर जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये देखिए अगर कैपिलरी ट्यूब को पानी में डालेंगे तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, और वहीं पारे में डालेंगे तो पारा नीचे की ओर खिसकता है। ये जो गुण होता है, ये जो क्वालिटी होती है, ये कैपिलैरिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें है वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाई प्लांट रूट्स reach the leaves and twine through xylem tissues which act as capillary tubes, or drawing of ink to the nib from bottom in a fountain pen। ठीक है, the nib is seated in the middle and which acts as a capillary tube, जिसमें however refill pen writing is possible by gravity, it doesn't depend upon the surface tension। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाउंटेन पेन जो होता है वो बीच में से ऐसे कटा हुआ होता है, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा होता है ये कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन हाँ जो हम बॉल पेन यूज़ करते हैं रिफिल वाली, उसमें वो ग्रेविटी की वजह से चलती है, उसमें कैपिलरी या सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आगे है लाइटिंग कैंडल्स एंड लैम्प विक्स, ये भी इसमें भी कैपिलैरिटी है, और ब्लोटिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब स्पिल्ड लिक्विड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आर नॉट आइडल वंस एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस टू मोशन. दिस रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन इज लाइक एन internal frictions, analogous friction when a solid moves on a surface. It is called viscosity. से जनरली थिन लिक्विड जैसे आपका वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, आर लेस विस्कस देन थिक लिक्विड लाइक कोल टार, ब्लड, ग्लिसरीन एक्सेट्रा. ठीक है. तो एन इंटरनल फोर्स acts on different layer try to slow down velocity of the layer which is just above it. ठीक है. an internal force act on different layer which is try to oppose their relative velocity. ठीक है. और जो ये फोर्स होता है ये विस्कस फोर्स कहलाता है. ठीक है. आगे है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोज द रिलेटिव मोमेंट अमॉन्ग डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी. ठीक है. कंसनट्रेटेड लिक्विड्स लाइक हनी, ग्लिसरीन, ये जो होता है यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड लिक्विड हैं हनी, ग्लिसरीन, दे हैव ग्रेटर विस्कोसिटी. ठीक है. सो देयर फ्लो स्टॉप्स रैपिडली देन अ लो विस्कोसिटी फ्लूइड. टेम्परेचर इंक्रीजेज, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज और विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है. सॉलिड लैक विस्कोसिटी. तो ये देख लीजिए तीनों कॉन्सेप्ट. सॉलिड्स में विस्कोसिटी नहीं होती है. गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है और वहीं जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटती है. ठीक है. इसको याद रखिएगा. अगली चीज़ है अपथ्रस्ट फोर्स. ठीक है. तो इसमें है व्हेन अ सॉलिड इज पुट इनटू अ लिक्विड लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स. ठीक है. और दिस अपीयरेंट लॉस इज ड्यू टू द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ मैटर इन अपर डायरेक्शन. दिस फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स. ठीक है. तो देखिए जैसे कोई सॉलिड है. ठीक है. जैसे मान लीजिए लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इसमें हम कोई सॉलिड ऐसे डालते हैं हाथ से तो हमें ऐसा अपीयर होता है, ऐसा सच में नहीं होता है बट हमें ऐसा अपीयर होता है कि इसका जो वेट है उस सॉलिड का वो थोड़ा सा कम हो गया है. ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको नीचे की तरफ इसमें सॉलिड को पानी में डालते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है. ठीक है. जिसकी वजह से लगता है कि इस सॉलिड का जो वेट है वो थोड़ा सा कम आभास होता है, उस अपीयर होता है. तो ये जो फोर्स होता है जो ऊपर की तरफ लगता है उसी को अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है. ठीक है. आगे देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो दिस प्रिंसिपल कैन बी समराइज्ड एज द लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन पार्शियली और फुल्ली इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. ठीक है. अब थर्स्ट फोर्स में हम लोगों ने देखा था कि जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि उसका वेट हमें कम लग रहा है. तो आर्किमिडीज ने वही बताया कि जो लॉस ऑफ वेट होता है बॉडी का, जो पानी में पार्शियली या फुल्ली डुबाई गई है, वो वेट बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड. ठीक है. उस सॉलिड को लिक्विड में डालने पे जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाता है उसके वेट के बराबर. ठीक है. फिर इट स्टेट्स upward force that is exerted on a body immersed in a liquid whether fully or partially submerged is equal to the weight of the liquid that the body displaces and it acts upward direction at the center of mass of the displaced liquid. ठीक. आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वो भी देखिए इसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी. तो इसमें क्या बताया गया है? व्हेन अ सॉलिड इज इन लिक्विड द फॉलोइंग टू फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है. तो जब कोई सॉलिड है लिक्विड में तो इसमें क्या होता है कि दो फोर्स जो हैं वो काम करते हैं. तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं कि द वेट ऑफ सॉलिड एक्ट्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड. ठीक है. इसका जो वेट होगा, ठीक है, W, वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ लिक्विड में काम करेगा. और थर्ड फोर्स ऑफ लिक्विड एक्टिंग अपवर्ड ऑन सॉलिड. ठीक है. एंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. जो अब थर्ड फोर्स हम लोगों ने पढ़ाया था जो कि बराबर होता है कि सॉलिड के द्वारा जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया जाए उसके बराबर होता है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ काम करेगा. ठीक है. मान लीजिए वो F है. ठीक. तो इसमें क्या है? लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो उसमें फिर 3 कंडीशन आएंगी. इफ़ W इज़ ग्रेटर देन, W इज़ हायर देन F. ठीक है. तो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा? W माइनस F. यानी अगर W ज़्यादा है, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है
और अपथ्रस्ट फोर्स कम है तो टोटल जो फोर्स है, रिजल्टिंग फोर्स, वो नीचे की तरफ काम करेगा। नीचे की तरफ काम करेगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। दूसरा है इफ़ W इक्वल टू F, ठीक है, यानी जो सॉलिड है उसका नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इफ़ W इज स्मॉलर देन F, यानी नीचे की ओर लगने वाला बल जो है ऊपर की ओर लगने वाले बल से अगर कम है तो क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को इसमें डुबा करके फ्री छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर आ जाएगा। लिविंग ऑब्जेक्ट फ्री, इट विल स्टार्ट टू कम अपवर्ड, ठीक है। तो ये तो है आपके लॉ ऑफ फ्लोटेशन। बर्नौली की थ्योरम, ये क्या है देख लीजिए। दिस स्टेट दैट फॉर ऑल द पॉइंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन इन अ incompressible and non-viscous fluid flowing steadily, the sum of the pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume is constant when Curie-meter is based on the Bernoulli theorem, ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज मेजर्ड थ्रू अ पाइप। तो ये है आपका बर्नौली थ्योरम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।